अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज अचानक मुझे फ़ोन आया कि आप जल्दी अस्पताल पहुंचो, आपकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर मुझे कुछ होश ना रहा और फ़ौरन अस्पताल भागा, जहां मेरी बीवी बिस्तर पर लेटी बेहोश पड़ी थी। एक डॉक्टर मेरी बीवी को देखकर बोला, सॉरी, ये कोमे में चली गई हैं। अब नहीं मालूम कि इन्हें कब होश आई। ये सुनकर मैं बहुत रोया। अब मैं हर रोज़ अपनी बीवी से मिलना चाहता, मगर एक दिन मैं बहुत हैरान हुआ अपनी बीवी के मुंह पर मेकअप देखकर, और कपड़े भी रोज़ बदले होते। मगर डॉक्टर मुझे अपनी बीवी के पास 10 मिनट से बैठने ही ना देते। अब मुझे शक हुआ। एक दिन मैं चुपके से डॉक्टर वाले कपड़े पहनकर बीवी के करीब गया तो जान ही निकल गई, क्योंकि मेरा नाम जैद है और मेरी बीवी का नाम नैनाती है। मैं उसे प्यार से नैना पुकारता हूँ। मेरी बीवी का ताल्लुक़ उस जगह से है जहाँ शुरफा जाने से परहेज़ करते हैं। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं एक शरीफ आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर था। फिर किसी को ज़िल्लत की ज़िंदगी से निकाल के इज़्ज़त देना कौन सा गुनाह है। हुआ यूँ था कि एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे इसरार करके लाहौर की उन गलियों में ले गए थे जहाँ हुसन ही हुसन है। हर चौबारे से कोई ना कोई परी झांक कर आपको अपनी जानिब मतवज्जा कर रही होती है। मैं गया तो अपने दोस्तों के इसरार पर ही था, लेकिन जब नैना रक्स पेश करने आई तो मैं उसे देख कर दंग ही रह गया। नैना यूँ लगती थी जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो। मैं तो उसकी झील सी आंखों में ही डूब गया था। मुझे नैना बहुत ही अच्छी लगती थी। ऐसे लगता था जैसे मेरा उसके साथ ताल्लुक़ सदियों से है। फिर यूँ हुआ कि मैं अपने दोस्तों से छुप छुपा कर उस इलाके में जाता रहा। मैं हर रात नैना का रक्स देखने जाता था। मैं चूँकि करोड़पति बाप का बेटा हूँ तो मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं हर रात नैना के रक्स पर नोटों की बारिश कर देता था। उस कोठे की हेड दिलनशी बाई थी। दिलनशी बाई मुझसे खूब मुतासिर हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर के 2 बजे कोठे पर चला गया और दिलनशी बाई से दरख्वास्त की कि मुझे नैना से मिलवा दें। मैंने दिलनशी के सामने नोटों की गड्डी रखी तो वह मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, ए साहिब, फ़िक्र ही ना करें, मैं अभी आपकी मुलाकात नैना से करवा देती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद नैना वहाँ पर आ गई थी। वह सजी सवरी सीधी मेरे दिल में उतर रही थी। मैं बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और नैना के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। नैना एक ज़हीन और समझदार लड़की थी। उसकी बातें बहुत गहरी होती थीं। उसकी कंपनी में कोई भी बोर नहीं होता। अब मैंने ये मामूल बना लिया था कि हर रोज़ दोपहर 2 बजे नैना के साथ मिलने जाता था। मेरी और नैना की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है। फिर एक दिन मैंने नैना से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया तो उसने भी मुझे आगे से मस्बत जवाब दिया। मैंने नैना को कहा, नैना, तुम ये रक्स वगैरह छोड़ दो, तो वह मेरे सामने रो पड़ी थी। उसने कहा, कोठे पर नाचने वाली हर लड़की की ख्वाहिश है कि वह इस गुनाह को तर्क करके ज़िंदगी में अपना घर बसाए, लेकिन हम जैसी लड़कियों के साथ कौन शादी करता है। फिर हमें अपना पेट भी तो भरना होता है ना। बस हम सभी मजबूर हैं, मजबूरी के तहत ये सब कर रहे हैं। मैंने नैना से कहा, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नैना वो बहुत खुश हुई और रोने लगी थी। मेरे पैरों में बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे ना, तो मैं आपकी बीवी नहीं बल्कि सारा दिन सारी ज़िंदगी आपकी कनीज़ बनकर रहूँगी। आपका हर हुक्म मेरे लिए सर आँखों पर होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। मैं मुस्कुरा दिया। मैं और नैना तो राज़ी हो चुके थे, मगर आगे का मरहला काफ़ी मुश्किल था। दिलनशी भाई सूरत नैना जैसे हीरे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इधर मेरे वालिदैन एक रकासा को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने ये मरहला भी तय कर लिया। मैंने दिलनशी भाई के सामने 50 लाख रुपए का चेक रख दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। मैंने नैना से निकाह करके उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। मैंने सोचा कि कुछ वक्त गुजर जाए तो मैं नैना को अपने वालिदैन से मिलवा दूंगा। एक बार जब मेरी नैना के साथ शादी हो जाएगी तो मेरे वालिदैन को भी मेरा फ़ैसला मानना पड़ जाएगा। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैं और नैना ने एक अपार्टमेंट में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया।
ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر نہایت خوش تھے۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن پھر وہ ہو گیا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں آفس میں تھا تو نینا نے فون کر کے مجھ سے مارکیٹ جانے کی اجازت مانگی، لیکن پھر وہ واپس نہ آئی۔ مجھے شدید پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر وہ کہاں گئی۔ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسپتال سے فون آ گیا تھا۔ مجھے نرس نے بتایا تھا کہ آپ کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں فوراً اسپتال بھاگا، جہاں میری بیوی بستر پر لیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر میری بیوی کو دیکھ کر بولا، سوری، یہ کومے میں چلی گئی ہے، اب نہیں معلوم انہیں کب ہوش آئے گا۔ یہ سن کر میں بہت رویا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں اسپتال کے بینچ پر بیٹھا بڑی دیر تک روتا رہا تھا۔ میری خوشی نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ مجھے اپنی زندگی اندھیڑ لگ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، مگر اتنا بڑا سانحہ مجھے اندر تک توڑ گیا تھا۔ میں سارا دن روتا رہتا۔ پھر جب میری حالت بہتر نہ ہوئی تو میں اپنے والدین کے پاس اپنے آبائی گاؤں چلا۔ میرے والد بہت بڑے جاگیردار تھے۔ جب میں گاؤں واپس گیا تو میرے والدین بہت خوش ہوئے۔ میرے ابو بولے، شکر ہے تم آ گئے ہو بیٹا، اب تم خود ہی سنبھالو زمینیں۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں ان زمینوں کی رکھوالی کر سکوں۔ میں اپنے ابو کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو بتایا میں نے نانا کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ ہماری شادی کو بھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں، نینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب وہ کومے میں۔ ابو امی اب میری بات سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے ابو سے کہا، ابو اب نینا کی جلد صحت یابی کے لیے کریں۔ میں نے انہیں اپنی مجبوری بتائی۔ میں نینا کو اسپتال اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تو میں نے نینا سے صحت کے لیے دعا کرنے کو کہا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب نینا ٹھیک ہو جائے گی تو میں گاؤں واپس آ جاؤں گا۔